हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आपका जो पेपर सेकंड है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर सेकंड जो आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, आज मैं आप लोगों को बाल अधिकार के यानी बालक के जो बाल अधिकार है उसके बारे में बताने वाली हूँ। यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन क्या है इसके बारे में बताऊँगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ना ही शेयर करना। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ बाल अधिकार के बारे में। देखिए क्या है बाल अधिकार के बारे में, आगे चलकर आपको फ्यूचर में जब आप प्राइमरी टीचर बनेंगे तो आप इन अधिकारों के बारे में जानेंगे, तभी आप बच्चों को जागरूक कर पाएंगे कि किस तरीके से हम बच्चों को बाल अधिकार के बारे में उनको जागरूक करें, उसके बारे में उनको उनके बारे में बताएं। ठीक है, तो आप जब ही बता पाओगे जब आपको खुद के सभी अधिकारों के बारे में पता होगा। तो बाल अधिकार ये बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकार है जो आपको बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना होगा जब आप फ्यूचर में प्राइमरी टीचर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बाल अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बताया गया है। तो पहला है आपका बताया गया है कि 20 नवंबर सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार की घोषणा की। तो आपसे प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था कि बाल अधिकार की घोषणा कब की गई थी। तो 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, फिर आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि बाल अधिकार को स्वीकार कब किया गया। घोषणा तो कर दी गई लेकिन इसको स्वीकारा कब गया। तो 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने देखिए घोषणा इसकी किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, लेकिन इसका अधिकार किसने दिया, भारत सरकार ने इसका जो अधिकार है वो कब स्वीकार किया, 11 दिसंबर 1992 में इसको स्वीकार किया। चलिए बाल अधिकारों के संबंध में मुख्य प्रावधान क्या क्या थे इनके बारे में देखते हैं। तो पहला ये है कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है, जिसका मतलब ये है कि बच्चों को जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। ठीक है, ये जन्म प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे की राष्ट्रीयता क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, यानी कि वो किस देश का नागरिक है। भारत में अगर उसने जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक है, किसी और देश में जन्म लिया है तो वो उस देश का नागरिक कहलाएगा। तो उसकी नागरिकता बहुत ज़रूरी है, उसकी राष्ट्रीयता बहुत ज़रूरी है, उसको अपने भारत का नागरिक बनने का पूरा अधिकार है। इसलिए जन्म के समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो बच्चों के अधिकार के संबंध में जो ये मुख्य प्रावधान है, इसका दूसरा प्रावधान ये है कि प्रत्येक बच्चे यानी जो भी बच्चा है, हर एक बच्चा अपनी राष्ट्रीयता, अपना नाम और पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, यानी किस वो धर्म का है, किस जाति का है। ठीक है, और इसके साथ उसका पारिवारिक नाम क्या है, आपका नाम होता है तो उस हिसाब से आपका नाम क्या है। ठीक है, जो भी आपका परिवार के लोग आपका नाम रखते हैं, और इसके साथ साथ आप किस देश के नागरिक हैं उस राष्ट्रीयता का होना रखने का पूरा आपका अधिकार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी बच्चों को उनके माता पिता की इच्छा के बिना उनको अलग नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको अलग कर रहे हैं तो ये विरुद्ध है, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हेडिंग है, जो आपका है पॉइंट ये है कि माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण व संबंध बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, पांचवा है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। यानी आपने देखा होगा बच्चों का अपहरण किया जाता है, उनका किडनैपिंग किया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है उनको, या फिर उनको बेचा और ख़रीदा भी जाता है। बच्चों को लोग बेच देते हैं, ख़रीद लेते हैं, यानी कि उनके शरीर के अंगों को बेच देते हैं, जैसे किडनी वगैरह है। ठीक है, ये सभी चीज़ें बच्चों की बेच देते हैं। तो बच्चों का ना ही किडनैपिंग की जाए, ना ही अपहरण हो, ना ही उनका क्रय विक्रय हो, यानी उनका खरीदना बेचना ना हो, ना ही उनके व्यापार को रोकने के लिए कोई राष्ट्र द्वारा कानून और ना ही उनके क्या होता है व्यापार को रोका जाए। इसलिए एक राष्ट्र के द्वारा कानून बनाना जरूरी है। ठीक है, यानी राष्ट्र द्वारा कानून बनाया गया है।
6 पॉइंट ये है कि बच्चों को नशीले द्रव्य पदार्थों के प्रयोग से रोकना, यानी छोटे छोटे बच्चों को आप नशीला द्रव्य पदार्थ दे रहे हो, नशीली चीज़ें दे रहे हो, ठीक है, तो उनसे रोकना। नशीला पदार्थ इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप बच्चों को शराब दे रहे हो, ड्रग्स वगैरह दे, बल्कि उनको बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पान वगैरह है, ठीक है, तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी सिगरेट, इन सभी चीज़ों से दूर रखना। नेक्स्ट है, यदि माता पिता या उनके लिखे रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें राष्ट्र उन्हें सुरक्षा संरक्षण देगा। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर किसी के भी माता पिता या जो भी उनको, कुछ लोग गोद ले लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, गोद लेते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो गोद ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर किसी के माता पिता या जिन्होंने, जो उनके उत्तरदायी बने हुए हैं व्यक्ति, अगर वो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो राष्ट्र का पूरा अधिकार है कि उस बच्चे की देखभाल किसके ऊपर डिपेंड करती है, राष्ट्र के ऊपर, ठीक है। उस बच्चे की रक्षा कौन करेगा, राष्ट्र खुद करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। अब आप कहोगे ये शरणार्थी बच्चे मतलब, शरणार्थी बच्चों का मतलब ये है कि जब कभी जो युद्ध वगैरह होता है, तो मान लो कि किसी देश का बच्चा इस देश में आ गया, मान लो 2 देश में युद्ध हुआ, तो किसी, मान लो नेपाल और भारत का युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो नेपाल का बच्चा मान लो भारत में आ गया या भारत का बच्चा नेपाल में चला गया, तो उस बच्चे का संरक्षण, उस बच्चे की देखभाल करना राष्ट्र का कर्तव्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखा जाए। जो भी गोद बच्चे को लेता है तो उसके साथ साथ बच्चों के हित को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है वो कहा गया है, 10 नंबर कहा गया है कि बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से हानि से बचाना। यानी कि बच्चों का जो आर्थिक शोषण किया जाता है, उनको खतरनाक काम के लिए बोला जाता है, खतरनाक काम जैसे कि किसी कारखाने वगैरह में उनको लगाना, ठीक है, तो आप कारखाने वगैरह में उनको नहीं लगा सकते हो, अभी बच्चे छोटे हैं, वो इतने जोखिम वाले काम नहीं कर सकते हैं। उनके शारीरिक, उनके शरीर को दंड देना, मारना, पीटना, गाली देना, ठीक है, उनके मानसिक, उनके नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से उनको बचाना भी ये किसका कर्तव्य है, भारत के राष्ट्र का कर्तव्य है, ठीक है। यानी कि ये भारत के नागरिक का बच्चा है, यानी किसी भी देश के नागरिकता है उसकी, कि उस बच्चे की पूरा उस बच्चे का ध्यान रखे। नेक्स्ट है लैंगिक शोषण से बचाना, लैंगिक शोषण से भी बच्चों को बचाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा। ये 2019 में पूछा गया था और 2016 में पूछा गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई, उनके बारे में बताइए, ठीक है, या उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि बच्चों के अधिकार के संबंध में जो मुख्य प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में, यानी राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के जो सार्वजनिक हेतु बाल अधिकारों की जो घोषणा की गई है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसके बारे में पूछा है। तो क्या पूछा है, इसमें ये बताया गया है, इसमें क्या घोषणा की गई, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यानी कि आप 14 वर्ष से 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों से आप कोई काम नहीं करा सके, आप कोई जोखिम काम नहीं करा सकते, उनको शारीरिक, उनको मानसिक, उनको नैतिक, उनको आध्यात्मिक किसी भी तरीके का आप दंड नहीं दे सकते हैं। जो भारत सरकार जो दे सकती है वो सिर्फ ये दे सकती है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो दे सकती है वो ये दे सकती है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें निःशुल्क यानी फ्री में उनको और अनिवार्य यानी ज़रूरी है शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। बाद में वो 14 वर्ष के बाद में यानी 18 वर्ष का हो जाता है तो आप उसे कोई भी काम करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी काम में नहीं लगा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उनको, जब तक वो 14 वर्ष के हैं, आप उनको प्राइमरी स्कूल में आप उनका एडमिशन कराइए, फ्री में आप एडमिशन कराइए, फ्री में वहाँ पे आपको उनको ड्रेस दी जाएगी, फ्री में यानी कि जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं दी जाएगी, फ्री में उनको बैग दिया जाएगा, फ्री में उनको किताबें दी जाएंगी, फ्री में उनको जूते दिए जाएंगे, फ्री में उनको मोजे दिए जाएंगे, फ्री में खाना दिया जाएगा। तो जब फ्री में है तो बच्चों को काम करने के बजाय उनका क्या करें, उनका एडमिशन कराएं, कहाँ, प्राइमरी स्कूल में, ठीक है।
चलिए, दूसरा पॉइंट ये है कि कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसका ये कार्य है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, ताकि वो अपनी पाठ्य पुस्तक को खरीदने के लिए उन्हें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, कहीं जगह पर उनको काम ना करना पड़े। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट ये है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 5 तक सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्त कराना। ठीक है, यानी शैक्षिक यानी पढ़ाई की दृष्टि से जो पिछड़े हुए विकास खंड हैं, जो उनमें कक्षा 5 तक की सभी छात्राओं को फ्री में यूनिफॉर्म प्राप्त कराना। ठीक है, नेक्स्ट है निर्धारित मेन्यू, जो मेन्यू लगा होता है, जो पोषण आहार एक चार्ट लगा होता है। जब आप प्राइमरी स्कूल में गए होंगे टीचिंग करने के लिए, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए, तो आपने देखा होगा एक चार्ट लगा होता है जहाँ पर मेन्यू लिखा होता है, यानी कि आहार, पोषण आहार की जो तालिका होती, पोषण आहार तालिका वहाँ पर लिखी होती कि संडे को इस दिन ये भोजन दिया जाएगा, संडे को तो स्कूल बंद होता, मंडे को भोजन दिया जाएगा, ट्यूसडे को ये भोजन दिया जाएगा था, और वेडनेसडे को ये भोजन दिया जाए। इस तरीके से लगा होता है, अलग अलग दिन पर अलग अलग उनको भोजन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो बच्चा पढ़ने जाता है तो बीच में जो लंच टाइम होता है उस टाइम वहाँ पर बच्चों को भोजन दिया जाता है, तो उसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। उसकी जो तालिका जो होती वहाँ पर लगी होती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मंडे को यानी सोमवार को आपको ये वाला देना है, और मंगलवार को ये भोजन देना है। ठीक है, बुधवार को ये भोजन देना। इस तरीके से आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा। और उसके नीचे लिखा होता है बाल अधिकार, और उसके नीचे कुछ पॉइंट लिखे होते हैं। ठीक है, बाल अधिकार के कुछ पॉइंट लिखे होते हैं कि ये बालकों का अधिकार है। ठीक है, तो आपने अगर वो मेन्यू देखा होगा तो उसके अनुसार पका पकाया भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्रों की तैनाती भी की गई है। यानी कि अगर वहाँ पर टीचर नहीं है, मान लो किसी भी तरीके से टीचर नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनके स्थान पर 2 शिक्षा मित्र भी रखे जाते हैं जो बच्चों को शिक्षा दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर 300 रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर पर 480 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देना। यानी जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो साल में 300 रुपये प्राथमिक स्तर पर और साल में 480 रुपये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल नीति ये है क्या, यानी नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो क्या है। चलिए देखते हैं। तो 22 अगस्त 1974 को भारत सरकार के बच्चे के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला ये है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना बनानी चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहा गया? फिर कहा गया कि राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पादन कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी राज्य द्वारा किसी भी सरकार, यानी भारत सरकार में या कोई भी देश में, हर एक देश में किसी भी बच्चे को, अगर बच्चा 14 वर्ष का से कम की उम्र का है, अभी 14 वर्ष का नहीं हुआ है, तो आप बच्चों को किसी जोखिमपूर्ण उत्पादन कार्य यानी किसी कारखाने में उनको नहीं लगा सकते हो। इसकी अनुमति सरकार नहीं देती है। ठीक है, चलिए आगे कहा गया है कि राज्य द्वारा बालकों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए। यानी कि राज्य द्वारा बालकों के लिए जो पोषाहार कार्यक्रम है, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया मध्याह्न भोजन जो होता है उसका कार्यक्रम चलाया जाए। ये किसने कहा है? किसने कहा है? ये हमारे राष्ट्रीय बाल नीति में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहा गया है कि बालकों को उनके माता पिता से अलग ना रखा जाए। किसी भी बालक को किसी भी तरीके से उनके माता पिता से अलग ना रखा जाए। ठीक है, जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम ना हो जाए। यानी कि जब तक उन्हें सही और गलत और अपने आगे की बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जब तक कि अभी उनको थोड़ा सा वो बड़े नहीं हो गए हैं, तब तक उनको अपने माता पिता से अलग ना किया जाए, जब तक वो अपना जीवन अपनी तरीके से नहीं रह पा सकते हैं या रह पा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, वैज्ञानिक व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी एक विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई ही नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से बच्चा बोर होगा। तो विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ यानी शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जाए उनको, खेल कूद या वैज्ञानिक यानी जो भी प्रैक्टिकल वगैरह हैं, सामाजिक गतिविधियों का भी बढ़ावा देना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है वो मैंने ये बताया कि आपसे पूछा जाता है जो 2016 और 2019 में पूछा गया है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम क्या है। निषेध होगा, निषेध अधिनियम क्या है, 1986 में हुआ था, और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बाल श्रम के बारे में हमारे जो बाल श्रम के बारे में अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि बाल अधिकार। तो हमारे संविधान संशोधन में जो हमारा भाग जो 3 है, जिसको मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भाग 3 है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, जो भाग 3 है इसमें अनुच्छेद 21 से लेकर 35 तक बात की गई है। तो उस अनुच्छेद में यानी कि जो मूल अधिकार हमारा है, इसमें जो हमारा अनुच्छेद 23 है, इसमें क्या किया गया है, इसमें बाल अधिकार के यानी बाल श्रम के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि हमारे संविधान संशोधन में भाग 3 में जो अनुच्छेद 23 है उसमें ये कहा गया कि इसके अंतर्गत मानव का व्यापार बेगार जबरदस्ती श्रम दंडनीय अपराध है। यानी किसी भी मानव का व्यापार जबरदस्ती से काम कराना, जबरदस्ती से श्रम क्या है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से श्रम करवाना यानी कि उनसे मेहनत करवाना, उनसे काम करवाना, कारखानों आदि में कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर अपराध माना गया है कि आप किसी बच्चे से किसी कारखाने में काम करवाते हो, या उनसे कोई बोझा उठवा रहे हो, या फिर उनसे कुछ जोखिम काम करवा रहे हो। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर कानूनन अपराध है ये बच्चों से काम करवाना। ठीक है, किसी भी तरीके का बच्चों से काम नहीं कराया जाए जब तक बच्चा 14 वर्ष का है। 14 वर्ष तक बच्चा कहाँ रहेगा, स्कूली शिक्षा प्राप्त करेगा। 14 वर्ष के बाद आप उसे किसी भी तरीके से कुछ भी करें, लेकिन काम करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष तक जब तक बच्चा है आप उसे किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है, इसीलिए इस बालक से, बच्चों से कोई काम ना कराया जाए, उनका अपहरण ना हो। ठीक है, उनसे जोखिम वाले काम ना कराए जाए, उनका क्रय विक्रय ना हो। इस वजह से हम जो है भारत सरकार ने यानी कि हमारे राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब बाल अधिकार के क्या क्या उद्देश्य हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। किस उद्देश्य से बाल अधिकार बना है ये, तो अभी तक हम पढ़ते तो चले ही आ रहे हैं कि किस उद्देश्य से बना है। किस उद्देश्य से बना है आपको पता चल गया होगा कि किस उद्देश्य से। अगर ये पूछा जाए कि बाल अधिकार किस उद्देश्य से बना है, तो आप क्या कहोगे कि बाल अधिकार इसलिए बना है क्योंकि बच्चों से बाल श्रम ना किया जाए, बच्चों से काम ना करवाया जाए, बच्चों से किसी जोखिम वाले कारखाने में ना लगवाया जाए, यानी बच्चे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो क्या है, बाल अधिकार के उद्देश्य इसलिए है, उसका एम इसलिए था कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी अच्छी से अच्छी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा पॉइंट है शोषण, यानी बाल शोषण जो होता है, श्रम, व्यापार और बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार बताना। ठीक है, बच्चों को शोषण के बारे में बताना, श्रम के बारे में, व्यापार के बारे में और बाल विवाह के संरक्षण का अधिनियम बताना जरूरी है। यानी जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, जैसे लड़कियां होती, देखा होगा आपने, पहले लड़कियों की बहुत 12 साल की होती थी लड़कियां, शादी हो जाती थी। ठीक है, तो इसी वजह से बनाया गया। और 12 साल के बच्चों को अभी इतनी अकल नहीं होती कि उन्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, वो अपने माँ बाप पर डिपेंड होते हैं। तो इस वक्त उनको अपने माता पिता की ज़रूरत होती है, उनको शिक्षा की ज़रूरत होती है, ना कि उनको किसी भी काम की, ना ही विवाह की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए किए गए प्रयासों में उन्हें अवगत कराना। ठीक है, यानी भारत सरकार द्वारा जो भी बच्चों के लिए प्रयास किए गए हैं, जो भी कोशिश की गई हैं, उनमें बच्चों को क्या लेना, भाग लेना, उनसे बच्चों को अवगत कराना, उनसे बच्चों को जागरूक करना। ठीक है, तो ये है हमारे बाल अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया कि बाल अधिकार में क्या क्या चीज़ें बताई गई, कैसे आपको बताया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो प्यारा सा कमेंट्स करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप क्लियर करिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने 12-15 पे क्लास लगाई थी और उसको क्यों हटा दिया, इसलिए क्योंकि जब संख्या 2 है 1 है तो मैं उसमें क्या पढ़ाऊँ। क्या संख्या अगर आपकी 1 है 2 है तो उसमें पढ़ाने में क्या मज़ा है। जब आपको मैंने टाइमिंग दे दी है कि आपको इस टाइम पे आ जाना है, इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है, तो आपके ही अकॉर्डिंग मैंने टाइमिंग दी, उसके बावजूद भी संख्या 1 है 2 है 4 है तो इसको इस संख्या में पढ़ाने से क्या ही फ़ायदा। इससे अच्छा तो मैं वीडियो को अपलोड कर दूं, ठीक है। जब मैं आपके डाउट को नहीं समझ पाऊंगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, इसके बारे में नहीं जान पाऊंगी, तो फिर मैं चीज़ों को अपलोड क्यों ना कर दूं, ठीक है। क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं चीज़ों को अपलोड ही कर दूं। तो आप को अगर लाइव क्लास देखनी है, पढ़नी है, आप ये भी कहते हो मैम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, पढ़ने जब मैं मेहनत करती हूँ पढ़ाती हूँ तो आप लोग आते नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो क्लास हटा दी, जानबूझकर हटाई है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या 2 थी। मैं 2 बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। पढ़ाना क्या, तो मैं उन्हें पढ़ा ही दूँगी। अगर जिन बच्चों को पढ़ना है तो उनको तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो भी वो पढ़ लेंगे, ठीक है। हमें इससे कोई वो नहीं है। लेकिन जब मैं आपको टाइमिंग दी हूँ या अगर आपको उस टाइमिंग से दिक्कत है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अपनी टाइमिंग को बता दीजिए कि आप मैम इस टाइम पे आकर मुझे पढ़ाइए। आपकी टाइमिंग आप ही के अकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी आप लोगों की संख्या इतनी कम है, इस वजह से मैंने उस वीडियो को हटा दिया और मैंने वीडियो को अपलोड किया है। क्योंकि आप लोगों की वजह से जो भी हमारे प्रशिक्षु हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं डेली, उनका लॉस ना हो, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।